नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। एक बार फिर से भाषा सज्जता का पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो भाषा सज्जता में आज हमने सीखा है वचन परिवर्तन, एक वचन और बहुवचन, एक वचन में से बहुवचन बनाना, ये हमने सीखा। तो इसका पुनरावर्तन करते हैं। वचन परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि हमें जो शब्द दिया गया है जिसका हमें वचन परिवर्तन करना है, वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। सबसे पहले ये देख लेना है, फिर उसका वचन परिवर्तन हम कर सकेंगे। तो ध्यान में रहे, हमारे सामने दिया गया शब्द पुल्लिंग है, एक वचन का है, उसका हमें बहुवचन करना है। तो क्या करना है, तो पुल्लिंग शब्द का बहुवचन करते समय ये देखना है कि सिर्फ आकारांत पुल्लिंग शब्द, इसका बहुवचन करते समय ही शब्द में परिवर्तन किया जाता है। बाकी के सभी शब्द, कोई भी पुल्लिंग शब्द हो, उसे हम उसी प्रकार से लिखते हैं जैसे एक वचन में लिखा जाता है, उसी प्रकार से बहुवचन में। वृक्ष तो वृक्ष, पेड़ तो पेड़, इकारांत है तो पति पति, हाथी हाथी, साधु साधु, झाड़ू झाड़ू, एक वचन और बहुवचन में समान ही रहते हैं। बराबर याद रहा। वचन परिवर्तन करना है, हमें एक वचन में से बहुवचन बनाना है। तो सभी शब्द, पुल्लिंग शब्द समान ही रहते हैं, सिर्फ आकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि जो पुल्लिंग शब्द हो उसके अंत में यानी कि अंतिम वर्ण में आ स्वर लगा हुआ है, ऐसे पुल्लिंग शब्द आ के बदले ए किया जाता है, उस तरह उसका वचन परिवर्तन यानी कि बहुवचन किया जाता है। 2-3 उदाहरण बोल लेती हूँ। लड़का लड़के, कमरा कमरे, दरवाजा दरवाजे, पंखा पंखे। बराबर है। बाकी के पुल्लिंग शब्द एक समान ही रहते हैं, एक वचन और बहुवचन में, सब में। याद रहा। अब स्त्रीलिंग शब्द है हमारे सामने, तो स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन में से हमें अगर बहुवचन बनाना है तो हमें क्या ध्यान में रखना है, या तो हमें ए लगाना है या फिर या लगाना है। दो ही वर्ण हमें लगाने हैं, या तो ए या तो या, दोनों नहीं लगाने हैं, कोई भी एक वर्ण ही लगाया जाता है। अब क्या याद रखना है उसमें, तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई में या लगाया जाता है, बाकी सभी जगह पर ए लगाया जाता है। बस एक ही बात याद रहे, स्त्रीलिंग शब्द है, उसका एक वचन में से हमें बहुवचन बनाना है, तो क्या ध्यान में रखना है, तो सभी स्त्रीलिंग शब्द का परिवर्तन होता है और उसमें ह्रस्व और दीर्घ ई वाले जो स्त्रीलिंग शब्द है उसे या लगाया जाता है, बाकी सभी शब्दों में ए लगाए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रहा। अब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है हमारे सामने, तो अकारांत में अ स्वर है, उसमें ए स्वर मिल जाता है, मिल सकता है, इसलिए उसमें ए अलग से नहीं लगाते हम। ए का जो हमारे सामने निशान है, हमें जो उसकी संज्ञा दी गई है मात्रा वाली, वही हम लगाते हैं। ठीक है, रात रातें, बात बातें, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग वाले हैं। लता लताएं, माला मालाएं, कविता कविताएं। ठीक है, तिथि तिथियां, विधि विधियां। ठीक है, सखी सखियां, वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, उसका बहुवचन बनाते समय हमें सभी शब्दों में परिवर्तन करना होता है। और सभी शब्द में हमें क्या ध्यान में रखना है, एक तो ए लगाया जाता है या फिर या लगाया जाता है, दो में से एक ही लगाया जाता है। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई में या लगाया जाता है, बाकी सभी जगह पर ए लगाया जाता है। और एक बात, जब हम ए लगाते हैं
या फिर या लगाते हैं तो इसके आगे का जो दीर्घ स्वर है उसे हम ह्रस्व बना लेते हैं। जैसे कि सखी है तो सखी ख दीर्घ है तो दीर्घ का ह्रस्व बनाकर फिर या लगाते हैं। सखियाँ में ख दीर्घ नहीं होता, जिसे भी या लगाया जाता है उसे आगे दीर्घ स्वर के बदले ह्रस्व स्वर किया जाता है। उसी तरह वधु दीर्घ उ है तो दीर्घ उ का ह्रस्व उ करके फिर बाद में ए लगाते हैं। ठीक है, याद रह गया? बराबर समझ में आ गया? वचन परिवर्तन करना है तो सबसे पहले देखना है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, फिर इसके नियम लगाकर हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। हमें नियम याद रहेगा तो हमारे सामने कोई भी शब्द आएगा तो हम उसका वचन परिवर्तन बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हमारे सामने ऐसे शब्द हैं जिसमें या अंतिम वर्ण है ही तो फिर क्या किया जाता है? तो उसमें सिर्फ अर्धचंद्राकार बिंदी लगाई जाती है। चूहिया तो चूहिया, चिड़िया तो चिड़िया, चूड़िया तो चूड़िया, बंदरिया तो बंदरिया, डिबिया तो डिबिया। सिर्फ या के ऊपर अर्धचंद्राकार बिंदी ही लगाई जाती है। ठीक है, अब इसके आगे कुछ अपवाद रूप शब्द है जो किसी वर्ग, दल या समूह के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। ऐसे शब्दों का बहुवचन करते समय उसमें जन, गण, वृंद या वर्ग लगाया जाता है। तो ऐसे भी कुछ शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। प्रजा, प्रजाजन, छात्र, छात्रगण, लेखक, लेखक वृंद, शिक्षक, शिक्षक वर्ग। ठीक है, ये अपवाद रूप शब्द है। इसमें वचन परिवर्तन के जो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नियम समझते हैं वे नियम इसमें नहीं लगेंगे। ये अपवाद रूप शब्द है, इसे इस तरह उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अब आपको वचन परिवर्तन बराबर से समझ में आ गया। अब इसी इकाई की भाषा सज्जता का दूसरा बिंदु है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग किसे कहा जाता है, प्रत्यय किसे कहा जाता है? ठीक है, बहुत आसानी से याद रखने के लिए हम क्या याद रखेंगे? आगे उपसर्ग, पीछे प्रत्यय। ठीक है, बराबर याद रहे। उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। उपसर्ग वे शब्दांश से जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश है तो हमें पूछा जाए कि आपके सामने जो शब्द दिया गया है इसमें उपसर्ग लगा है या प्रत्यय, तो हम कैसे देखेंगे? तो हमारे सामने जो शब्द है उसे हम ऐसे देखेंगे कि उसमें सार्थक शब्द कौन सा है, उसका विभाग करेंगे। उसमें सार्थक शब्द कौन सा है और शब्दांश कौन सा है। मानिए उदाहरण है हमारे सामने अज्ञान, तो हम उसमें देखेंगे तो ज्ञान है ये सार्थक शब्द है, अ है ये शब्दांश है, पूरा शब्द नहीं है। तो अज्ञान है उसमें ज्ञान शब्द सार्थक है और अ आगे लगाया गया है इसलिए अ उपसर्ग है। ठीक है, बराबर से समझ में आया? दूसरा शब्द हमारे सामने है उपदेश। तो इसमें हम देखेंगे सार्थक शब्द कौन सा है, तो देश। सार्थक शब्द मानी जिसका अर्थ होता है, स्वतंत्र प्रयोग में लाया जाता है, ये सार्थक शब्द है। तो देश सार्थक शब्द है। उप आगे लगाया गया है तो उप है वह शब्दांश है और आगे लगाया गया है इसलिए उप उपसर्ग है। ठीक है, तीसरा शब्द है अवगुण। इसमें सार्थक शब्द कौन सा है, तो गुण सार्थक है। अव आगे लगा है, अब आगे लगा है इसलिए उपसर्ग है। ठीक है, आगे पर दादा, तो इसमें दादा सार्थक शब्द है, पर आगे लगाया गया शब्दांश है, पर शब्द नहीं है शब्दांश है, तो आगे लगा है शब्दांश है इसलिए ये उपसर्ग है। ठीक है, उसी प्रकार से प्रत्यय किसे कहा जाता है, तो प्रत्यय
वे शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, सार्थक शब्दों के आगे जुड़ते हैं, सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ते हैं। और प्रत्यय है वे सार्थक शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आपके अभ्यास में जो प्रश्न दिया गया है उसी प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है। ठीक है, सभी प्रत्यय ही है। हम देखते हैं, मनुष्य सार्थक शब्द है, ता प्रत्यय लगा है, नया शब्द बना मनुष्यता। धन सार्थक शब्द है, वान प्रत्यय लगा है, नया शब्द बना धनवान। रसोई सार्थक शब्द है, या प्रत्यय है, नया शब्द बना रसोईया। टोकरा सार्थक शब्द है, ई प्रत्यय लगा है, नया शब्द बना टोकरी। इक सार्थक शब्द है, हरा प्रत्यय है, इक हरा। हरा, इस शब्द में हरा प्रत्यय है किंतु हरा सार्थक शब्द भी है, किंतु यहाँ इनको प्रत्यय के रूप में लिया गया है। धोखा सार्थक शब्द है, बाज प्रत्यय है, नया शब्द बना धोखेबाज। बलवत सार्थक शब्द है, ई प्रत्यय है, नया शब्द बना बलवती। भाग्य सार्थक शब्द है, वान प्रत्यय है, नया शब्द बना भाग्यवान। ठीक है, बराबर याद रहा। उपसर्ग और प्रत्यय हम बिल्कुल सरलता से आसानी से याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे। और उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, कभी भी सार्थक शब्द नहीं होते। तो हमें उपसर्ग और प्रत्यय पहचानना है तो क्या करेंगे, तो हमारे सामने जो शब्द है इसके दो भाग कर देंगे और उसमें से कौन सा सार्थक शब्द हमें लगता है, सार्थक शब्द के सिवा का जो शब्द है, उनके बिना का जो शब्द है, सार्थक शब्द नहीं है, ऐसा जो शब्दांश है वे शब्द उपसर्ग या तो प्रत्यय है। हमें सार्थक शब्द मिल गया, फिर आगे जो शब्दांश लिखा होता है तो वे उपसर्ग है। अगर सार्थक शब्द के पीछे कोई शब्दांश है तो वे प्रत्यय है। ठीक है, बराबर याद रह गया। अब आपको क्या करना है, पूरी भाषा सज्जता आपने लिख ली। आज ये दो फोटो भी साथ में मैंने दिए हैं, वे भी आपको अपनी पक्की कापी में लिखना है। और जब आप भाषा सज्जता पढ़ोगे तब ये भी पढ़ लेना, तो तुरंत आपको याद रह जाएगा। ठीक है, नमस्कार।